फ्रेंड, आज से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें आपको प्रतिदिन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी 6 सब्जेक्टों से आपको प्रत्येक दिन कुछ प्रश्न कराए जाएंगे। आप लोग इसे मन लगा के ध्यान से सिर्फ सुनना है। सुनने से आप लोग को यह याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पन सभ्यता में भवनों का निर्माण किससे किया गया था? किससे किया गया था? जले हुए ईंटों से। हड़प्पा सभ्यता में भवनों के निर्माण में जले हुए ईंटों का प्रयोग किया जाता था। नगरों की रक्षा हेतु उसके चारों ओर से दीवारों से घेर दिया जाता था। दीवारों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था तथा उसे मजबूत स्वरूप देने के लिए पक्की ईंटों का सहारा दिया जाता था। कौन से वैदिक देवता पशुपति महादेव की हड़प्पा धार्मिक विधि से विकसित हुए हैं? कौन? तो रुद्र। रुद्र नामक वैदिक देवता पशुपति महादेव की हड़प्पा धार्मिक विधि से विकसित हुए हैं। वैदिक कालीन देवों में रुद्र अत्यंत उग्र स्वभाव के देवता थे। सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो नामक स्थान से पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से ही कांस्य की बनी हुई नृत्यांगना की मूर्ति मिली है। भारत में हाल ही में खोजा गया कौन सा हड़प्पा नगर था? कौन था? तो धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में है, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, बनावली कहाँ है? हरियाणा में। भारत में हाल ही में खोजा गया धौलावीरा हड़प्पा नगर था। धौलावीरा का उत्खनन कार्य 1990 से 91 के बीच में रविंद्र सिंह विशिष्ट ने किया था। यह स्थल गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धौलावीरा के मुख्य द्वार पर सुरक्षा गृह जैसी संरचना प्राप्त हुई है। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ से सबसे बड़ी लिपि के वर्ण प्राप्त हुए हैं। चलिए मिलान करना है कि इसमें से सबसे अधिक सुमेलित कौन है? तो कौन हो जाएगा? 2 यानी दैमाबाद। दैमाबाद सबसे दक्षिण स्थल और सुतकांगोडोर सबसे पश्चिम स्थल। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र पूरब में आलमगीरपुर। देखिए पूरब में कौन था? आलमगीरपुर। या उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित हिंडन नदी के तट पर स्थित है। कौन? पूरब में आलमगीरपुर। पश्चिम में सुतकांगोडोर। यह दक्षिण बलूचिस्तान में दासक नदी के तट पर स्थित है। उत्तर में मांड। जम्मू में चिनाब नदी के तट पर स्थित है। दक्षिण में दैमाबाद। यह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। सिंधु घाटी के सारे शहरों के घरों में एक को छोड़कर सारे घरों में साइड प्रवेश द्वार था। निम्न में शहरों में वह शहर छाटिए जिसमें घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था। मुख्य सड़क पर कौन था? तो लोथल। सिंधु घाटी के सारे शहरों के घरों में लोथल को छोड़कर सारे घरों में साइड प्रवेश द्वार था, यानी पीछे से द्वार खुलता था। सिंधु सभ्यता के शहरों में लोथल एक ऐसा शहर है जिसमें घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था। लोथल गुजरात के अहमदनगर जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसका उत्खनन कार्य 1957 से 58 के बीच में रंगनाथ राव के निर्देशन में हुआ। सिंधु सभ्यता किस काल से संबंध रखती है? तो किस काल से? आदि ऐतिहासिक युग से संबंध रखती है। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से संबंध रखती है। सिंधु सभ्यता काल के लोग लिखने की कला से परिचित थे, लेकिन उसे संतोषप्रद ढंग से पढ़ा नहीं जा सकता था। सिंधु सभ्यता के लेख को पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल श्रेणी में रखा गया है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो कौन सी है? बड़ा धान्यागार, ग्रेट ग्रेनरी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मुर्दों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत बड़ा धान्यागार, ग्रेट ग्रेनियर है। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है। यहाँ से एक सभा भवन का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इनमें से किस देवता ने सिंधु लिपि के गूढ़ अक्षरों को सफलतापूर्वक स्पष्ट करने का दावा किया है, जबकि अन्य ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया? किसने? तो एस.आर. राव ने। किसने? एस.आर. राव ने। चलिए नेक्स्ट इंडियन पॉलिटी से है। देखिए आप लोग को हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी सब 6 सब्जेक्ट से आपको इसमें क्वेश्चन डिस्कशन किया जाएगा। आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ सुनना है ध्यान से, है ना। प्रतिदिन आप लोग को इसी तरह से वीडियो मिलेगा, ठीक है। हिस्ट्री से यानी 6 सब्जेक्ट टोटल से मिलेगा आप लोग को। भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया विशेषता, इनमें से कौन सा कथन सत्य है
वो देखना है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? चलिए, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। किसके द्वारा चुनी गई? प्रांतीय सभाओं द्वारा 1946 में संविधान सभा चुनी गई। कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर संविधान सभा का गठन किया गया 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान का लागू कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामलों के समिति के अध्यक्ष थे, जबकि जिन्ना संविधान सभा का सदस्य नहीं था। संविधान सभा के संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। कुछ समिति है और उनके अध्यक्ष हैं। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर, झंडा समिति जेबी कृपलानी, मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, उद्देश्य प्रस्ताव समिति जवाहरलाल नेहरू, राज्य संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे? भीमराव अंबेडकर। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन है? भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रस्तावना में वर्णित है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए एवं संसाधनात्मक व्यवस्था इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। भारत में एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। संसद को 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। संसद कितने सदन है? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में और राज्यसभा का वर्णन 80 में और लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में किया गया है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसमें कौन सा कथन सत्य है? देखिए, तो इसमें दोनों के दोनों कथन सही है। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, क्वासी फेडरल है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। ठीक है, भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा जाता है क्योंकि अनुच्छेद 1 के आधार पर भारत राज्यों का संघ है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता है। केंद्र एवं राज्यों में अलग अलग चुनी गई सरकार का होना संघात्मक राज्य का लक्षण है। अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र द्वारा राज्यों के चुनी गई सरकार को निलंबित करते हुए संघ का शासन का लागू करना भारत का एकात्मक राज्य बनाता है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का वर्णन किया गया है। कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? कौन सा है? तो संप्रभुता। राज्य का सबसे आवश्यक शर्त है भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका। उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। इसी अधिकार के आधार पर अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी करता है। जबकि डॉक्टर सुभाष कश्यप ने प्रस्तावना उद्देशिका को संविधान का आत्मा कहा है। मूल अधिकार के संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है एवं राज्य के नीति निदेशक तत्व को संविधान का आदर्श कहा गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जबकि मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन युग में सुमेलित नहीं है? कौन युग में सुमेलित नहीं है? देखिए, इसमें से कौन युग में सुमेलित नहीं है उसका बात करना है तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। देखिए, पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह कौन है? तो सबसे निकट ग्रह कौन है? तो शुक्र है। कौन है? शुक्र। जबकि सबसे दूर ग्रह की बात करें तो कौन है? प्लूटो। जबकि प्लूटो अब कोई ग्रह नहीं रहा है। पहले ये ग्रह था, 2006 ईस्वी से पहले प्लूटो
ग्रह था, जबकि 24 अगस्त 2006 को प्राग में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ द्वारा प्लूटो को ग्रह का दर्जा से समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में प्लूटो क्षुद्र ग्रह है, याद रखिएगा। चलिए, तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर मान दिशाओं को आधार मानते हुए कौन सा ग्रहों का सूर्योदय पश्चिम से होगा? किसका सूर्योदय पश्चिम में होता है? तो किसका सूर्योदय पश्चिम में होता है? तो अरुण और शुक्र ग्रह का सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, जबकि अरुण एवं शुक्र पृथ्वी की दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। कौन? अरुण और शुक्र। इसीलिए दोनों ग्रहों पर सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूर्व में होता है। अरुण और शुक्र ग्रह के अलावा अन्य ग्रहों पर सूर्योदय हमेशा पूर्व में और सूर्यास्त पश्चिम में होता है। यानी याद रखिएगा, अरुण और शुक्र ग्रह में सूर्योदय किधर होता है? तो याद रखिएगा, सूर्योदय पश्चिम में होता है अरुण और शुक्र ग्रह पर। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी में परिवर्तन होते रहता है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है और अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है। न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है और अधिकतम दूरी को औपसौर कहा जाता है। 22 दिसंबर दक्षिणी अयनांत 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इसी तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटी होती हैं और उत्तरी गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं। 21 जून उत्तरी अयनांत। इस तिथि को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, अतः उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक लंबी दिन होता है, सर्वाधिक लंबे दिन होता है और जबकि रातें छोटी होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इसी को डिस्कशन है। इसी स्थिति को मकर संक्रांति अथवा ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों स्थितियों में विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होता है तो पृथ्वी इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? न्यूनतम दूरी पर होता है तो उसको उपसौर बोला जाता है। न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को उसे क्या बोलते हैं? तो उपसौर कहते हैं। और 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पर होता है, उसे अपसौर कहा जाता है। उपभू और अपभू। चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस अवस्था को उपभू कहा जाता है, जब दूर होता है तो उसे अपभू कहा जाता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई को अधिकतम होती है और 3 जनवरी को न्यूनतम होती है। 3 जनवरी को जो न्यूनतम होती है उपसौर कहते हैं और 4 जुलाई को जो होता है उसे अपसौर कहते हैं। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की गति कब सर्वाधिक होती है? यह गति सदा समान होती है, कभी सर्वाधिक नहीं होती है। पृथ्वी अपने धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में 1610 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान गति से घूर्णन करती है। 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर लगा लेती है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, इसी को उपसौर कहते हैं। और 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पर होती है, इसे अपसौर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन B1 फल, चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन, अंकुरित अनाज इत्यादि में पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसका अनुसूत्र C2OH2QOH होता है। विटामिन ए गाजर, हरी पत्तियां, सब्जी, पपीता, पका आम, फल, दूध, अंडा इत्यादि में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। इस बीमारी में व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता है। विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसका अनुसूत्र C6H6 होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है।
विटामिन सी खट्टे रसदार फल, नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर इत्यादि में पाया जाता है। विटामिन सी गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। विटामिन बी12, इसका केमिकल नाम साइनोकोबालामिन है। विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी12 आरबीसी के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। विटामिन बी12 मांस, कलेजी, दूध इत्यादि में पाया जाता है। विटामिन बी12 की कमी से शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। वर्षा के जल और समुद्र के जल में विटामिन बी12 पाया जाता है। मेढक के दांत होते हैं, क्या होते हैं? होमोडोंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, डिस्कशन देख लेते हैं। मेढक के दांत होमोडोंट होते हैं। छिपकली और मेढक के दांत एक ही प्रकार के होते हैं, इसीलिए इसे होमोडोंट कहते हैं। थियोकोडोंट, ऐसे दांत जो मसूड़ा में धंसे होते हैं उसे थियोकोडोंट कहते हैं, जैसे मनुष्य के दांत। हेट्रोडोंट, वैसे दांत जो विभिन्न प्रकार के होते हैं इसे हेट्रोडोंट कहते हैं। मनुष्य के दांत हेट्रोडोंट प्रकार के हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। स्टार्च से क्या संबंधित है? क्या संबंधित है? तो ग्लूकोज संबंधित है। स्टार्च से संबंधित ग्लूकोज है। ग्लूकोज का रासायनिक फार्मूला C6H12O6 होता है। फ्रैक्टोज प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है। फ्रैक्टोज शहद में पाया जाता है। कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठा सैकरिन होता है, लेकिन इससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, ये बर्फ उद्योग में काम आता है। सुक्रोज मोनोसैकेराइड के 2 अणु डिसैकेराइड का निर्माण करता है। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलने से माल्टोज बनता है। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज मिलने से सुक्रोज, और ग्लूकोज से लैक्टोज बनता है। गलैक्टोज, यह कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल अवस्था है। कार्बोहाइड्रेट का समान सूत्र CH2O2 का होल 2 होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। दांत का शिखर बना होता है, किससे? डेंटिन से बना होता है। दांत का शिखर डेंटिन से बना होता है। दांतों के बाहरी परत को इनामेल कहते हैं, यह हमारे शरीर का सबसे कड़ा एवं मजबूत भाग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैस है, कौन है? तो नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के मिश्रण से अमोनिया NH3 गैस बनाया जाता है। अमोनिया का औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन हेबर विधि के द्वारा किया जाता है। अमोनिया का प्रयोग रेफ्रिजरेटर, यूरिया निर्माण में इत्यादि में होता है। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टेले के द्वारा किया गया था। यह रंगहीन, गंधहीन एवं वायु से कुछ भारी गैस है। यह स्वयं नहीं जलती लेकिन जलाने में सहायक होती, इसे प्राणवायु कहा जाता है। ओजोन गैस O3 ऑक्सीजन का अपरूप है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के सतह पर आने से रोकती है। समुद्र तल से 25.30 किलोमीटर की ऊंचाई पर O3 की सांद्रता अधिकतम होती है। इसका उपयोग कृत्रिम रेशम बनाने में, कीटाणुनाशक के रूप में, खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने में किया जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। इसकी खोज यानी हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइट्रियम। इसका प्रयोग रॉकेट ईंधन, गैसोलीन के निर्माण में, हेबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। नाइट्रोजन का खोज रदरफोर्ड ने 1722 ईस्वी में किया था। पृथ्वी के पपरी में विशुद्ध रूप से पाए जाने वाली धातु कौन है? तो कौन है? प्लैटिनम। पृथ्वी के पपरी में विशुद्ध रूप से पाए जाने वाली धातु कौन है? प्लैटिनम। सोडियम का निष्कर्षण डाउन्स विधि द्वारा किया जाता है। धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। यह कपड़ा साफ करने में, कठोर जल को मृदु जल बनाने में उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, खाने वाला सोडा NaCO3, इसका रासायनिक नाम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसे सामान्य नाम बेकिंग पाउडर के बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसे बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा भी बोला जाता है। सोडियम सल्फेट Na2SO4 10H2O को ग्लोबल साल्ट कहा जाता है। इसका उपयोग दवा एवं कांच बनाने में होता है। सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 5H2O हाइपो कहा जाता है। इसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है।
तांबा का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर पाइराइट CuFeS2 से होता है। कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2, इसे ब्लू विट्रोल कहा जाता है। मैग्नीशियम का निष्कर्षण कार्नालाइट यस्क से किया जाता है। इसका उपयोग फोटोग्राफी एवं आतिशबाजी में एवं मिश्र धातु के निर्माण में होता है। ड्यूरालुमीन मैग्नीशियम का मिश्र धातु है। इसका उपयोग हवाई जहाज के निर्माण तथा प्रेशर कुकर के निर्माण में होता है। भूपर्पट्टी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन, दूसरा स्थान पर सिलिकॉन और तीसरे स्थान पर एल्युमिनियम है। जल का सूत्र रूप कौन है? तो जल का सूत्र रूप वर्षा का जल है। पैरासीटामोल क्या है? तो पैरासीटामोल एक क्या है? पीराहर है। सल्फर ड्रग्स, यह जीवाणुओं को नष्ट करता है। इसका निर्माण सल्फर एवं नाइट्रोजन से होता है। कैलोरोमाइस्टिन क्या है? तो कैलोरोमाइस्टिन क्या है? प्रतिजीवाणुकी है, एंटीबैक्टीरियल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता कौन थे? यानी सार्वत्रिक नियम कौन दिए थे? कौन दिए थे? न्यूटन दिए थे। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था। किसी दो वस्तुओं के बीच कार्य करना वाले आकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल एवं के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F=G m1 × m2/r²। कैपिटल G का वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल g का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो याद रखिएगा न्यूनतम, जबकि गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर क्या होता है? अधिकतम होता है। जी ऊंचाई पर जी का मान घटता है। पृथ्वी के अंदर जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी के सतह पर जी का मान क्या होता है? महत्तम होता है। ग्रहीय गति के नियमों को खोज केपलर के द्वारा किया गया था। यानी ग्रहों के गति के नियम कौन दिए थे? केपलर। ग्रहीय गति की खोज कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का खोज किया गया। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाता है और गति घटने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। पृथ्वी पर सूर्य गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य की पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण के बल बराबर होता है। पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दुगनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? पहले की एक अपेक्षा 1/4 होगा। पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार 1/4 हो जाएगा। चलिए, किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है क्योंकि पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है किंतु भार एक बल है। देखिए, भार कभी भी नहीं बदलता, भार हमेशा बदलता है लेकिन द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। भार का फॉर्मूला W = mg होता है। mg यानी m क्या है? जहां मास है, और g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है क्योंकि पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है किंतु भार एक बल है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर क्या होगा? अधिकतम होगा, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा और केंद्र पर 0 हो जाएगा। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण है। विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है क्योंकि विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होगा क्योंकि और पृथ्वी की त्रिज्या के कारण ऐसा होता है। किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर क्रमशः WP/WE है। यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो क्या होगा? तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव पर विषुवत रेखा पर क्रमशः WP और WE है। यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक होता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण करे तो लिफ्ट में क्या होता है? भार अधिक होता है। चलिए, इस तरह से आज ये पहला आपका खत्म हो गया। आप लोग को इसी तरह से प्रतिदिन 6 सब्जेक्ट से आपको प्रतिदिन इसी तरह से डिस्कशन
करेंगे ताकि आप लोग को रिवीजन होते रहे। आप इसे सुनिए, आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद।